यानी मित्रों, मजहब के हिसाब से दर्द का रिश्ता बनाना कट्टरपंथियों की पुरानी फितरत है। लेकिन जो बांग्लादेश हिंदुओं के नरसंहार की नई प्रयोगशाला बना है, आज वहां की राजनीति में 17 साल बाद एक पुराने चेहरे की वापसी हुई। आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान बांग्लादेश लौट आए। तारिक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। बांग्लादेश के क्राउन प्रिंस कहे जाने वाले तारिक रहमान को बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री माना जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले बड़े नेता की वापसी बीएनपी के लिए संजीवनी जैसी है। आज तारिक रहमान का स्वागत करने के लिए ढाका में लाखों की भीड़ जमा हुई। तारिक रहमान का ढाका में ऐतिहासिक स्वागत करके बीएनपी ने अपनी ताकत दिखाई, जिसके बाद कहा जा रहा है बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस और उनके एंटी हिंदू गिरोह की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज आपको भी जानना चाहिए तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश में क्या क्या बदलने की उम्मीद है। तारिक रहमान की सोच कट्टरपंथियों और पाकिस्तान परस्त ताकतों से कितनी अलग है, आज आपको समझना चाहिए। घर वापसी के बाद तारिक रहमान भारत के साथ कैसा समीकरण बनाएंगे और रहमान को किस शपथ ने 17 साल तक बांग्लादेश से दूर रखा। यह विश्लेषण आपको इसलिए भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि आने वाले वक्त में बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते कैसे होंगे, ये अब बहुत हद तक तारिक रहमान के रुख पर निर्भर करता है। सबसे पहले बांग्लादेश के क्राउन प्रिंस के लौटने के बाद ढाका के बदले माहौल को आप एक वीडियो विश्लेषण से समझिए। बांग्लादेश में चुनाव से लगभग 50 दिन पहले ढाका में कदम रखते ही तारिक रहमान प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे पहुंच गए। चार्टर प्लेन से लंदन से ढाका लौटे तारिक के साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान भी थी। 17 साल बाद ढाका में उतरते ही उनका स्वागत बीएनपी के बड़े नेताओं ने किया और एयरपोर्ट के बाहर जुटी लाखों समर्थकों की भीड़ ने साबित कर दिया कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद खालिदा जिया की बीमारी की वजह से बैक फुट पर चल रही बीएनपी अब फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। सड़कों पर आज जो भीड़ दिखी उसे ढाका में रहमान वेव कहा जा रहा है। बीएनपी तो इस संख्या को 10 लाख से ऊपर बता रही है। ढाका में उतरने के बाद रहमान ने अपनी मां और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया से मुलाकात की। बीमार खालिदा जिया से उनके परिवार की कई वर्षों बाद मुलाकात हुई। इसके बाद एक जुलूस की शक्ल में बुलेट प्रूफ बस में सवार होकर तारिक रहमान सभा स्थल की ओर रवाना हुए। उनके साथ लाखों लोगों की भीड़ चल रही थी, जिसकी वजह से उनकी बस को आगे बढ़ने में काफी वक्त लग रहा था। रास्ते में उनको देखने के लिए जुटे लोगों को बांग्लादेश के सुरक्षा बलों की लाठियां भी खानी पड़ी। बांग्लादेश में आजकल ऐसे ही क्राउड कंट्रोल किया जाता है। सुरक्षा बलों ने महिलाओं को भी पीटा। तारिक ने एयरपोर्ट से लेकर ढाका की 300 फीट रोड तक रोड शो किया। इस 13 किलोमीटर के रास्ते को कवर करने में उन्हें 3 घंटे का वक्त लगा। लाखों लोगों की भीड़ के सामने तारिक रहमान ने बांग्लादेश के लिए एक प्लान होने की बात कही है। डीएनए मित्रों, इस वक्त कट्टरपंथियों और पाकिस्तान की साजिशों में जकड़े बांग्लादेश के लोगों को वाकई एक ऐसे प्लान की जरूरत है जिससे मुल्क में शांति आ सके। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने लाखों समर्थकों की भीड़ के सामने 17 मिनट का भाषण दिया। इस भाषण में बांग्लादेश की जनता को उन्होंने शांति का एक रोड मैप दिया। रहमान ढाका में किस प्लान के साथ लौटे हैं, ये आज आपको जानना चाहिए। आज हमने आपके लिए तारिक रहमान के भाषण की बड़ी बातों को डिकोड किया है, जो मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद गृह युद्ध जैसा माहौल है। ऐसे में तारिक रहमान ने बांग्लादेश में शांति लाने को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। यानी मोहम्मद यूनुस के शासन ने मुल्क को अशांत किया है। रहमान ने बांग्लादेशियों को यह बात सबसे पहले समझाई। तारिक रहमान ने बांग्लादेश बनाने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। तारिक ने बांग्लादेश को मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों सबका घर बताया और ऐसा सुरक्षित बांग्लादेश बनाने की बात कही जहां लोग अपने घर से निकलकर सुरक्षित वापस लौट सके। यानी रहमान यूनुस सरकार जमाते इस्लामी और इंकलाब मंच से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं और हिंदुओं से नफरत वाले नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक अच्छी खबर है। तारिक ने भाषण में उस्मानी हादी का जिक्र किया। तारिक ने कहा, हादी चाहते थे कि बांग्लादेश को अपने आर्थिक अधिकार वापस मिले। 27 दिसंबर को तारिक हादी की कब्र पर श्रद्धांजलि देने भी जाएंगे। यानी वो तारिक हादी की मौत से उपजी सहानुभूति भी बटोरना चाहते हैं। उनकी पार्टी बीएनपी ने खुद हादी की मौत का इल्जाम जमात और यूनुस सरकार पर लगाया। तारिक ने 1971 और 2024 में शहीद हुए लोगों को सम्मान देने की बात कही और कहा, देश को उसी तरह बनाया जाना चाहिए जैसा सोचा गया था। यानी
बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसी ताकतें जो 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के वजूद को खत्म करने पर तुली है, तारिक उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे। डीएनए मित्रों, हालांकि तारिक रहमान शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन आज के भाषण में उन्होंने शेख हसीना का नाम नहीं लिया, ना ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की तरह भारत पर कोई इल्जाम लगाया। डीएनए मित्रों, तारिक रहमान ने कहा कि जिस तरह देश के लोगों ने 1971 में आजादी हासिल की, उसी तरह 2024 में सभी ने मिलकर देश की आजादी और संप्रभुता की रक्षा की। यानी रहमान भी तख्ता पलट का समर्थन कर रहे हैं। वैसे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी तख्ता पलट के बाद उनकी वतन वापसी हो पाई। आज आपको तारिक रहमान को 17 साल तक बांग्लादेश से दूर रखने वाली शपथ के बारे में भी जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, तारिक रहमान पर संकट अक्टूबर 2006 में खालिद जिया की सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शुरू हुआ था। चुनावी विवाद के कारण जनवरी 2007 में बांग्लादेश में आपातकाल घोषित किया गया और फखरुद्दीन अहमद के नेतृत्व में सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार बनी, जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाने लगी। तारिक रहमान को भी सैन्य समर्थन वाली तत्कालीन कार्यवाहक सरकार ने अपने निशाने पर ले लिया था। उन पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। साल 2004 के ढाका ग्रेनेड हमले में भी उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया और अदालत से सजा हुई। -2 फॉर्मूला के तहत उनकी मां खालिदा जिया और उन्हें राजनीति से अलग करने की कोशिश हुई। -2 फॉर्मूला बांग्लादेश की चर्चित नीति थी, जिसके तहत 2006-07 के दौरान बांग्लादेश की राजनीति से 2 सबसे प्रभावशाली नेताओं यानी शेख हसीना, खालिदा जिया को हटाने की कोशिश हुई। इसी दौरान उनके सहयोगियों पर भी कार्रवाई की गई। साल 2007 में रहमान को भ्रष्टाचार के 84 मामलों में सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी और हिरासत के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसकी वजह से 2008 में उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की अनुमति दे दी गई। सरकार ने विदेश जाने की इजाजत दी, लेकिन सख्त शर्तें भी लगाई। जाते समय तारिक रहमान ने लिखित शपथ पत्र दिया कि वो बांग्लादेश की राजनीति में वापस नहीं लौटेंगे। 17 साल बाद जब हालात बदले, आरोप हटे, तो रहमान वही शपथ तोड़कर अब ढाका वापस लौट आए। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन लगा दिया। अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ सकती। इसका मतलब यह हुआ कि अब बांग्लादेश की सबसे बड़ी और जनाधार वाली पार्टी बीएनपी है। 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही उनकी मां खालिदा जिया बीमारी की वजह से सक्रिय राजनीति से दूर है। यानी तारिक रहमान ही अब बीएनपी के सबसे बड़े नेता हैं और इसी वजह से तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे। इस बार उनका मुकाबला साल 2001 में उनकी सहयोगी रही कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी से होगा, जिसने बांग्लादेश के छात्र आंदोलन से निकली नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी से गठबंधन का ऐलान किया। इस गठबंधन में आंदोलनकारी छात्रों की पार्टी को 30 से 50 सीटें दी जा सकती हैं, जबकि लगभग 270 सीटों पर कट्टरपंथी जमात और सहयोगी अपने उम्मीदवारों पर उतारेंगे। 2001 में जब तारिक रहमान जमाते इस्लामी के साथ सरकार चला रहे थे, तो उनका रुख भी भारत विरोधी था, लेकिन हाल के दिनों में तारिक ने भारत के खिलाफ बयानबाजी नहीं की है, इसलिए रहमान की वापसी को भारत के लिए फिलहाल अच्छी खबर माना जा रहा है। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथी जमाते इस्लामी का प्रभाव बढ़ा है, जो वैचारिक रूप से पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, जबकि रहमान ने जमात जैसे कट्टरपंथी संगठनों से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रुख भारत विरोधी रहा है, जबकि रहमान ने सबसे पहले बांग्लादेश की बात कही है, यानी वो दिल्ली और इस्लामाबाद के साथ एक स्वतंत्र विदेश नीति रखेंगे। ये भी साफ है, अगर जमाते इस्लामी सत्ता में आती है तो ढाका में भारत विरोधी नैरेटिव मजबूत होगा, जबकि हाल के दिनों में भारत और बीएनपी के बीच सकारात्मक संवाद हुए हैं। डीएनए मित्रों, तारिक रहमान की वापसी को हिंदुओं के लिए बेहतर बताया जा रहा है। हो सकता है चुनाव के बाद अगर कट्टरपंथी हार जाएं तो नई सरकार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को रोकने की कोशिश करे, लेकिन ये 50 दिन हिंदुओं के लिए बेहद डराने वाले हैं। जिस वक्त रहमान बता रहे थे बांग्लादेश मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों का सबका है, उससे पहले बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या की जा चुकी थी। 30 साल के दीपू के बाद 29 साल के अमृत मंडल को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। अमृत मंडल को सलीम नाम के कट्टरपंथी की अगुवाई में पीट पीट कर मार दिया गया। दीपू की हत्या करते वक्त उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया था। अमृत मंडल को पीट पीट कर मारने के बाद अब कहा जा रहा है वो एक शख्स के पास वसूली करने गया था। शोर मचाने पर भीड़ ने उसको पीट पीट कर मार दिया। समझ रहे हैं आप?
बांग्लादेश में एक हिंदू पर वसूली करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। जिन हिंदुओं की हत्या करके उनके शवों को जला दिया जाता है, जिनके घरों में कट्टरपंथी कभी भी आग लगा देते हैं, वो हिंदू बांग्लादेश में वसूली करेंगे। दीपू के बाद अमृत की हत्या बता रही है बांग्लादेश में हिंदू बहुत असुरक्षित हैं, जिनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है।